गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अभी धातुओं का निष्कर्षण वाला टॉपिक चला रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा था, जिससे सामान्य तापन की विधि से ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन विधि द्वारा निष्कर्षण उसका किया जा सकता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं उसका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो आपने इसमें हेडिंग लिखनी है मध्यम अभिक्रियाशील, ठीक है। ये हटा के इसकी जगह लिखना है अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। इसके बाद आपने पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, प्रकृति में यह के बाद लिखेंगे धातुएं। प्रकृति में यह धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। चूंकि ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं, इसलिए प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। ये किसी न किसी दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जिसमें मुख्यतः वो किसके साथ अभिक्रिया कर सकती है, सल्फर और कार्बन ऑक्सीजन का जो उससे बनते हैं उसे कहते हैं कार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ वो अभिक्रिया कर सकते हैं, तो हमें ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट आपने इसमें लिखना है, तो जो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे उसे आपने एक्चुअल में टेबल की तरह से लिखना है, ठीक है। इसकी फर्स्ट हेडिंग में यहाँ पर आप लिखेंगे भर्जन और दूसरे साइड में लिखेंगे आप निस्तापन, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आपने ये दोनों लिखना है। भर्जन की परिभाषा देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ये आपने भर्जन में लिखना है। नेक्स्ट है निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो जैसा आप समझ रहे हैं, अभी ऊपर आपको बताया था कि ये जो धातुएं हैं ये या तो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट दोनों रूपों में हमें मिल सकती हैं। तो यदि ये हमें सल्फाइड के रूप में मिलती हैं तो सल्फाइड में भी क्या किया जा रहा है, इसे अधिक ताप पर गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, ठीक है। और जब वायु की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। सेम यहाँ पर भी वही है, निस्तापन में भी सेम वही है कि वो बाद में ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर अंतर है, सीमित वायु में किया जाता है, ठीक है। ये अंतर है, अयस्क में अंतर है। यहाँ सल्फाइड अयस्क है, यहाँ कार्बोनेट अयस्क है। यहाँ ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में डाली जाती है या प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो बहुत सीमित होती है। तो ये दो मुख्य अंतर हैं इनमें, दोनों प्रक्रियाओं में, ठीक है। अब इसके आपने उदाहरण लिखने हैं, वही टेबल में ही जो आपने टेबल बनाया है वहीं आप दोनों के उदाहरण भी लिखेंगे। भर्जन वाले में देखिए, जिंक सल्फाइड है, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप किया गया है, गर्म किया गया है, ZnO और SO2 बन गया। यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड, जैसे यहाँ पर कहा गया था कि वो ऑक्साइड बन जाता है। उसी तरीके से दूसरा आपने निस्तापन के लिए लिखना है यहाँ पर, तो जिंक कार्बोनेट है, यहाँ पर सिंपल तापन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर O2 लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, ऑक्सीजन की अत्यधिक उपस्थिति थी या प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन थी। लेकिन कार्बोनेट वाले में लिखा हुआ है सीमित वायु में, यानी ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। इसलिए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीधा इसको गर्म करते हुए तापन यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पे भी क्या बन गया है, ऑक्साइड ही बन चुका है। और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो दोनों में आपने अंतर जहाँ आप लिखेंगे वहीं पे आपने इनके उदाहरण अभिक्रियाएं वहीं लिखनी है। दोनों ही परिस्थिति में आपने देखा कि धातु क्या बन गई है, ऑक्साइड बन गई है। अभी भी हमें मूल रूप से जिंक प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि जिंक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसे क्या किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को बाद में कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे ये कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन के ये मुक्त हो जाएगा और हमें हमारी धातु मुक्त रूप से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये पूरी प्रोसेस लिखनी है। हालांकि ये वाली लास्ट वाली अभिक्रिया जो है ये टेबल में नहीं लिखनी है, ये अलग से उसी के नीचे लिखनी है। भर्जन और निस्तापन का जहाँ आप टेबल कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में जिंक ऑक्साइड मिल चुका था हमें, चाहे भर्जन से करें चाहे निस्तापन से करें, तो लास्ट में उस जिंक ऑक्साइड के
क्या क्या हमने उसे कार्बन के साथ गर्म किया है वो आपने अलग से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, इसी मध्यम अभिक्रियाशील धातु में ही आएगा। इसका दूसरा उदाहरण है, एक तो जिंक का हो गया, दूसरा उदाहरण है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ये दूसरा उदाहरण है, को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ हमने किसका उपयोग किया है, यहाँ पे हमने कार्बन का उपयोग नहीं किया। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास ऑक्साइड थी उसके साथ हमने कार्बन जोड़ा था। यहाँ कार्बन नहीं जोड़ा गया है, बल्कि यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया की गई है। ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, जिस कारण हमारी धातु हमें मुक्त रूप से यहाँ पर Mn मैंगनीज मिल चुकी है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अभिक्रिया में, ये जो दूसरा उदाहरण आपको दे रखा है मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला, इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपने ये वाला उदाहरण लिखने के बाद आपने ये भी लिखना है, इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और उसके बाद आपने ये वाला उदाहरण भी वहाँ पर लिख देना है। वो मैंगनीज का था, ये आयरन का है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का है या आयरन ऑक्साइड जो भी कह सकते हैं, इसका है। और इसमें भी क्या हो रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो इन अभिक्रियाओं को थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है वो पढ़ा है आपने। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा जो है अभिक्रियाशील धातुएं, यानी वे अभिक्रियाशील धातुएं जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती हैं, सबसे तेज़ अभिक्रिया करती हैं। तो ये हो गए आपकी अत्यंत अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अत्यंत अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण आपने ये हेडिंग लिखनी है। तो उसके बाद आप सीधा पहला पॉइंट इसमें यही लिखेंगे कि इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो कुछ स्पेशल नहीं है, बस सिंपल इनको क्या किया जाता है, इन धातुओं को विलयन के रूप में लिया जाता है और इनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये धातुएं क्या हो जाती हैं, मुक्त अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है वो NaCl का उदाहरण दे रखा है। ठीक है, इसमें से हमें सोडियम को Na को अलग करना है। तो किस प्रकार करेंगे, इसका विलयन बनाया है, घोल बना दिया गया है और उसको इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के साथ साथ ही इसमें 2 इलेक्ट्रोड भी लगाए गए हैं। उन इलेक्ट्रोड में एक है एनोड और एक है कैथोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड। तो कैथोड क्या है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है, जबकि एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो कैथोड जो कि ऋण आवेशित है, क्योंकि ये माइनस है, तो हमने ये आपने पढ़ा होगा कि जो माइनस वाला है वो प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। सोडियम एक धनायन है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। तो ये सोडियम क्या है, कैथोड की तरफ जमा हो जाएगा, जबकि एनोड जो कि धन आवेशित है, प्लस वाला है, इसके पास कौन खींचा चलाएगा, माइनस वाला जो कि क्लोरीन है। तो दोनों क्या हो गए, सोडियम भी अलग हो गया और क्लोरीन भी अलग हो गया। तो ये आपने यहाँ पे अभिक्रिया भी लिखनी है। तो यहाँ पर आपके तीनों प्रकार के अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो 3 मुख्य प्रकार की धातुएं थीं, उनको किस प्रकार से प्रकृति में उनका निष्कर्षण किया जा सकता है वो आपने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इतना काम कॉपी में करिएगा।